नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाइट डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ कांग्रेस की इस बार 2022 में जिस तरीके से हार हुई है, अप्रत्याशित हार हुई है, उस पर बात करने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी। जिस तरीके के आंकड़े निकल के आए हैं, शायद वो अप्रत्याशित आपके लिए भी हैं और लोगों के लिए भी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, बहुत ही अप्रत्याशित हैं। हम ये समझे कि हमने एक सत्ता विरोधी रुझान बना लिया है। और मैं जब ये कहता था कि उत्तराखंड में जनता लड़ रही है भाजपा से, वो चाहती है परिवर्तन, हम तो निमित्त मात्र हैं, तो मैं गलत नहीं कहता था। वस्तुस्थिति ये थी कि जो माहौल बना था वो माहौल स्पष्ट तौर पर सत्ता विरोधी था। अब क्या रहा कि ऐसा 2-3 दिन के अंदर कि अनंतो गत्वा लोगों ने भाजपा के पक्ष में इतना प्रचंड बहुमत दे दिया, वो समझ से परे आता है। मैं कुमाऊं के अंचल में भी कुछ जगह गया था, गढ़वाल के कुछ अंचलों में भी गया था, और मुझे 2-2.5 महीने जब मैं जहाँ कहाँ गया, कुछ जगह हेलीकॉप्टर से गया, कुछ जगह मैं बिना हेलीकॉप्टर के भी गया, तो जिस तरीके से लोग सभाओं में उमड़ते थे, तो उससे भी मुझे लगता था कि कांग्रेस के पक्ष में है। अच्छा, ये जो कवि लोग होते हैं ना, ये लोग जो जनता की आवाज़ होती है या धरती की जो आवाज़ होती है, उसको अभिव्यक्ति देते हैं। मेरे पास ऐसे 11-12 गाने हैं जो लोगों ने मेरे पक्ष में गाए, अपने आप, हमने कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, अपने आप गाए, जिसमें महिला भी हैं, पुरुषों की भी हैं। और वो सब ऐसा लगता था जैसे लोगों को लगता था कि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए या उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हरीश रावत बहुत ज़रूरी है, ये भी लगता था। तो इसलिए कांग्रेस भी ज़रूरी लगती थी, क्योंकि परिवर्तन के लिए लोग कांग्रेस को के पक्ष में थे, दिखाई देते थे, और मेरे पक्ष में भी दिखाई देते थे लोग जिस तरीके से बातें करते थे। और मैंने कहा ना कि कवि हृदय जो है वो बहुत कोमल होता है, और वो जल्दी उसकी भावनाएं, तो कवियों की जो भावनाएं थी, जो पहाड़ी भी थे, नॉन पहाड़ी भी थे। यहाँ तक कि दिलबाग मोर जैसे व्यक्ति ने आकर के हरिद्वार में एक गाना अपने आप बना करके गा करके एक रैली में चला गया, जो है मैं उस रैली में था भी नहीं, जो है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम तो बक्से खोलते वक्त भी आश्वस्त थे, और हम ही आश्वस्त नहीं थे, जितने चुनाव विश्लेषक हैं सब आश्वस्त थे, पूरे देश भर में आश्वस्त थे। आप देखिए, लेख आ रहे हैं जो ये इसमें टिप्पणियां कर रहे हैं हार पर, तो उत्तराखंड के लिए जब टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में निकली थी एक, वो उसमें भी उन्होंने लिखा हरीश रावत जगह जगह घूम रहे थे, ये कर रहे थे, हार गए। कल मैं देख रहा था, मुझसे अय्यर का आया है जो है एक लेख, अमर उजाला में छपा है, उन्हें भी लिखा है हरीश रावत और कांग्रेस दोनों हार गए। मतलब कांग्रेस और हरीश रावत दोनों को साथ साथ खड़ा करके लोग देख रहे थे, मगर कहाँ हमसे चूक हुई। तो मैंने इसीलिए जब हारे तो मैंने कहा ये किसी की हार नहीं है, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। आपने खुद जिम्मेदारी ली, और आपने सही कहा कि खुद बीजेपी के जो आला नेता हैं वो भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि उनकी ऐसी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले से ही लोग जो हैं निर्दलियों पर अपने हाथ साफ करने लगे थे। निर्दलियों पर उनका तो बड़ा घाटा हो गया, तो निर्दलियों पर और लोगों पर उनके तो बयान ये भी थे कि कांग्रेस के भी कुछ लोग जो है ना, उन्हें जो होने वाले हैं उनको उन तक को अप्रोच करना शुरू कर दिया था। भाजपा के बी प्लान सी प्लान की बातें होने लग गई थी। उनके वरिष्ठ नेतागण यहाँ आकर के उसके लिए कैंप कर चुके थे, जो दल बदल करवाने में एक्सपर्ट है श्री विजय वर्गीय जी, वह यहाँ कैंप कर चुके थे। तो भाजपा ने ये मान लिया था कि वो ईवीएम से नहीं जीत रहे हैं, वोट से नहीं जीत रहे। अब ईवीएम से कैसे भाजपा निकल गई, हम रह गए, ये तो जनता जनार्दन ही या ऊपर वाला भगवान ही जानता होगा।
तो क्या आपको ऐसा ऐसा नहीं लगता कि कैमोफ्लेज वाली स्थिति रही होगी, दिखाया जनता ने भी कुछ और हो गया कुछ? लोग कह रहे हैं कि साहब फ्री राशन का असर रहा महिलाओं पर। कुछ लोग कह रहे हैं 6,000 रुपया जो साल भर का खाते में आता है किसानों के, वो रहा 500 रुपया पर मंथ। और मैं नहीं समझता वो इतना असरकारक था। उससे तो ज़्यादा हमारी जो पेंशन की स्कीमें थी वो असरकारक थी, उनसे ज़्यादा व्यापकता थी उनकी जो है। और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही थी उस हिसाब से फ्री राशन लोगों के अकेले एक सिलेंडर खरीदने में ही सारे फ्री राशन का सारा हवा ख़त्म हो जा रहा था। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। और फिर हमने बहुत उम्दा स्ट्रेटेजी बनाई थी। देखिए, हमने उत्तराखंड के स्वाभिमान को भी रखा, उनके वो जो धार्मिकता का आवरण पहना देते हैं, हमने उसके मुकाबले उत्तराखंडियत को रखा। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं, वेशभूषा आदि आदि, हमने कहा उत्तराखंडियत के लिए कांग्रेस समर्पित है। हमने उत्तराखंड के स्वाभिमान को आगे रखा, उस पर हमने अपनी रणनीति को पेश किया। और उसके बाद हमने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम, पूरा सामाजिक आर्थिक कल्याण का कार्यक्रम लोगों के सम्मुख रखा। जब हम कहते थे गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, तो महिलाएं बड़ी संख्या में आती थी हमारी मीटिंगों में और बड़ी ताली बजाती थी। तो इसलिए हमारा जो घोषणा पत्र वो नहीं हार सकता। हाँ, एक जगह हम जरूर कमजोर थे, संगठनात्मक रूप से और धन के मामले में। अब उसने कितना काम कर दिया धन ने, और संगठनात्मक जो श्रेष्ठता भाजपा की थी वो मैं कह नहीं सकता। बाकी अच्छा, कांग्रेस इस समय एकजुट होकर के भी लड़ रही थी, ऐसा नहीं था। देखो, खामखा कभी कभी हम लोग कह देते ना कि अंतर्विरोध हो और दूसरी चीज़ें, ये भी नहीं थी। जो लोग कुछ एक आध दो लोग बागी होकर के लड़े भी, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं था। अब मेरे खिलाफ यदि मान लिया हमारी एक बेटी लड़ गई, तो इसका अर्थ नहीं है कि वहाँ कांग्रेस नहीं थी। कांग्रेस वो मेरे साथ आती थी, सर लड़ी थी। तो ये मतलब हमारी सब कुछ सही था। अब तो यही कहा जा सकता कि प्रारब्धी जो है नाराज रहा होगा, और एक हार और मुझको देखनी होगी। रावत जी, एक जिस तरीके से लोग आपके लिए अगर कहा जाए तो लोग आपको लेकर बात करते हैं, राजनीति को में आपको एक फादर फिगर के रूप में देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 चुनाव में आप 4 ही समझ लीजिए, 2 पिछली बार के विधानसभा के, 1 लोकसभा का और इस बार की विधानसभा के, आपको नहीं लगता कि कई चीज़ें आप समझाने में या फिर वो जो प्यार है वो वोट में कन्वर्ट होने में कभी कभी रह जाता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कुछ तो मेरी अपनी गलती भी है। मुझको लोकसभा का चुनाव में लड़ना ही नहीं चाह रहा था, और अंतोगत्वा जिद्दा जिद्दी में वो कहते थे हरिद्वार से लड़ो। मैंने कहा भाई, जब तुम हरिद्वार में मुझको जो है बाहरी बाहरी कह रहे हो, प्रस्ताव करवा रहे हो, कांग्रेस कमेटियों से और लोगों से करवा रहे हो, तो मैं क्यों हरिद्वार वालों का दिल दुखाऊं? यदि यही बात है, मैं नहीं लड़ता हूँ। जबकि हरिद्वार के लोग चाहते थे मैं हरिद्वार से लड़ूं करके। मैं चला गया, मैंने कहा फिर लड़ाना है तो फिर नैनीताल से लड़ा दो भाई। तो मेरी नैनीताल में कोई तैयारी नहीं थी, वो सही सत्यता ये थी। और 70 में भी मैं लड़ना रामनगर चाह रहा था पहुंच गया किच्छा जो है। तो कुछ गलतियां मेरी भी हैं। इस बार भी कहाँ रामनगर की सब तैयारियां थी और पहुंच गया लाल कुआं। तो ये कुछ तो अपनी हार की, व्यक्तिगत हार की स्क्रिप्ट तो मैंने खुद भी लिखी है, उसके लिए मैं उत्तराखंड को दोष नहीं देता। लेकिन कहीं न कहीं पर उत्तराखंड के लोगों पर मेरा एक परम विश्वास भी था, है, अब भी है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। मैं ये समझता था कि नहीं, ये इतने लोग आने के बाद मुझको ये मारेंगे नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे। और मगर ऐसा हो नहीं पाया। और देखिए, आज आप सब देख लो, मैं वैसे कोई बात वो नहीं कर रहा हूँ। जिन बातों के लिए उत्तराखंड या उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, या उत्तराखंड कहता है
या उत्तराखंड के चाहे जो लोग पहाड़ों में वो कहते हैं, चाहे जो मैदानों में आ गए वो लोग कहते हैं, चाहे यहाँ का जो है गैर जो पहाड़ी मूल का व्यक्ति है वो कहता है, वो सारी चीज़ों को केवल मैं ही रिफ्लेक्ट करता हूँ। उसकी एक सामूहिक सोच और एक आर्थिक सामाजिक समरसता और विकास का समन्वित रेखा चित्र, रोड मैप केवल मेरे पास है, औरों के पास तो है ही नहीं ना, औरों के पास है ही नहीं वो। और टुकड़े टुकड़ों में कोई किसी चीज़ की बात कर सकता, कोई किसी चीज़ की बात कर सकता है। आप देखिए, मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ, पलायन की बात सब लोग करते हैं, क्योंकि उस पलायन से पहाड़ में गांव खाली हो रहे हैं और मैदान के अंदर ज़िंदगी नरक हो रही है। सब यहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे जब गरीबी रहेगी और इसी तरीके से अभाव रहेंगे तो सब नीचे आएंगे। नीचे जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी और कठिन हो जाएगी। तो आज वही स्थिति, अनप्लान्ड जो ग्रोथ हो रही है, तो ये सब उसके नतीजे हैं। तो इसको चेक करने के लिए जो एग्रो इकोनॉमिक्स का मैंने ढांचा खड़ा किया पहाड़ों में 2014, 15, 16 में, जिन पहलुओं को मैंने किया और जिस तरीके से उसको वहाँ की संस्कृति, परंपराएं, वेशभूषा और वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के जंगल, गाड़, गधेरे आदि के साथ जोड़ा, उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। आप किसी चीज़ को आजमा लीजिए, आप पलायन का कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं। तोड़ तो आपको उसी धरती से पलायन हुआ, उसी धरती की वास्तविकताओं से उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। तो अब मैं ये समझता था कि हरीश रावत, अब जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार क्यों मेरे लिए सोचते हैं बेचारे, क्यों इतना मुझसे प्यार करते? इसलिए कि मैंने सांसद के रूप में ये समझा कि इनको क्या ज़रूरत है। मैंने उनको गन्ने को मैंने बीज बदल से स्टार्ट किया, जिसकी ईल्ड 8% की रिकवरी नहीं थी, जिस गन्ने की जो है उसको जो है मैं आज 12, 12.5% तक लेकर के गया। मैंने जो वहाँ की गन्ना इकोनॉमी थी उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, कि वो स्वयं निर्भर हो सके, ताकि चीनी मिलें आदि जो है वो इस स्थिति में आ सकें कि गन्ने का समय पर भुगतान हो जाए, उसकी कोशिश की। मैं समझ गया कि धरती में पानी है मगर बीज कहीं पर कमज़ोरी हो रही है, तो मैंने धान के, गेहूं के आधुनिक बीज ला करके सब दिए। मैं समझ गया कि यहाँ का आर्थिक विकास करना है तो आपको यहाँ के पशुधन को करना पड़ेगा, जिसमें बकरी से लेकर के जो है गाय भैंस सब सम्मिलित है। मैंने, अब आप ये लगाइए कि मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्री के रूप में कम से कम 100 पशुधन चिकित्सा के कैंप लगाए होंगे, और जिसमें देश भर के नामी ग्रामी जो है, मैं पशु चिकित्सकों को लेकर के यहाँ आया। वहाँ फुट एंड माउथ डिजीज़ से जो है, खुरपक्का रोग जिसको कहते हैं, उसे गाय भैंसें मर जाती, बड़ी संख्या में मरती थी। मैंने उसको एलिमिनेट करवा दिया वहाँ हरिद्वार के अंदर। मैं समझ गया कि यहाँ एक बड़ा हिस्सा है जिसकी तालाब पर निर्भरता है। मैंने ये समझ लिया कि यहाँ एक बड़ा हिस्सा है जिसकी मुलायम मिट्टी पर निर्भरता है। मैंने उनको तालाब का राइट दे दिया, मैंने उनको मिट्टी में राइट दे दिया। जैसे हमारे कश्यप लोग हैं, हमारे जो है वो लोग हैं, कुम्हार लोग हैं, उसी तरीके से मैंने जंगलों पर लोगों की निर्भरता को समझ करके मैंने 2 कम्युनिटी के लिए, वन गुजर और बंजारा कम्युनिटी के लिए, उनके राइट्स को सुनिश्चित किया। तो इसलिए आज हरिद्वार हमारी बात करता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये व्यक्ति है जिसके पास समझ है हमारी समस्याओं की। इसीलिए आपने देखा होगा इस कठिन काल में भी हरिद्वार ने मोदी मैजिक को या भाजपा उसको एक तरफ रख करके कांग्रेस के पक्ष में अच्छी संख्या में मतदान किया। मैं समझता हूँ शायद ज़्यादा वोट हमको मिले हैं बजाय भाजपा के जो है। तो ये चीज़ें हैं, मगर मैं कहीं न कहीं पर जो लोग उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उनको नहीं समझा पाया।
मैं शायद हो सकता है जो गाड़ गधेरों के जो स्वर मैंने सुने हैं वो स्वर उनके स्वरों से मुझे भिन्न लगते हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं होना चाहता कि पहाड़ों से कांग्रेस हारती। क्योंकि वो एक बात जानते हैं, समन्वय यदि कोई पैदा कर सकता है इस राज्य के अंदर, बड़ी चुनौतियां हैं। एक चुनौती राजधानी की है और दूसरी चुनौती इस राज्य के अंदर अभी फिर आने वाली है जिस समय परिसीमन होगा। तो इन चुनौतियों में कोई व्यक्ति समन्वय स्थापित करके सॉल्यूशन निकाल सकता है तो वो केवल हरीश रावत निकाल सकता है। ये जानते हैं लोग सब, लेकिन उसके बावजूद भी मुझको ठुकरा दिया। अब ठीक है, मेरे नेतृत्व में चुनाव पार्टी ने कहा कि संयुक्त नेतृत्व की बात, लेकिन कमोबेश पार्टी ने ये भी कहा कि लड़ाई में हमारा जनरल हरीश रावत है। जो व्यक्ति युद्ध में जनरल होगा, जो व्यक्ति को युद्ध में नेतृत्व सौंपा जाएगा, आप देवेंद्र यादव का बयान देखिए, जो खुद प्रीतम सिंह का बयान देखिए, उन्होंने खुद कहा है अपने बयान में दिल्ली में राहुल जी से मिलने के बाद कि हरीश रावत नेतृत्व करेंगे। तो लोग इसका मतलब ये समझते थे कि नेतृत्व हरीश रावत ने करना है, तो लोगों ने नहीं दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मेरे को जो कमी लगती है, आप अपनी पारंपरिक सीट कभी नहीं चुनते। जैसे कई लोग हैं जो हमेशा से एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमेशा जीतते रहते हैं, और मेरे को थोड़ी कमी ये लगती है कि आप पारंपरिक सीट अपनी कोई ऐसी नहीं चुनी आपने। देखो, मैं धारचूला चुन सकता था, पिछली बार लड़ा था, जीता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने मेरे लिए खाली किया, क्या उसका हक मार दूँ? अच्छा, रानीखेत मेरे घर की सीट है, मैं वहाँ चला जा सकता था, लेकिन क्या मैं उसको मार दूँ? जो व्यक्ति वहाँ एक बड़ा अपकमिंग लीडर जो भी है, कारण मेरा चुनाव हार गए, मगर एक अपकमिंग लीडर है, तो इसी तरीके से सब जगह हमारे ही स्थापित किए हुए लोग थे ये सब जो है। तो मैं ये समझता था कि यदि चुनाव, इसीलिए मैं इस बार भी कह रहा था कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा। मेरा मतलब था यदि कांग्रेस बाद में चाहेगी तो मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो फिर किसी से इस्तीफा दिलवा करके जो है वहाँ से चुनाव लड़ लेंगे जो है। इसलिए मैं लास्ट तक निश्चित नहीं था लड़ना, मगर जब बैठे तो बैठने में एक बात ये आ गई कि साहब यदि नहीं लड़ेंगे तो इसे गलत इंप्रेशन जाएगा। तो मुझे लगा यार कहीं मेरी वजह से सारा नुकसान ना हो जाए। तो तब मैंने कहा इनसे, मैंने कहा भाई लड़ा ही रहे हो तो फिर यार मैं तो रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्योंकि रामनगर में समीकरण 100% मेरे फेवर में थे। वहाँ 20-22 हज़ार से ज़्यादा मुस्लिम वोट था और मुस्लिम वोटों को मैं जानता था इस बार वो सब लोग हमको, और मुझको तो वैसे भी वो बेचारे देंगे मुझे मालूम था। और मालधन इत्यादि की पल्स मैंने मालूम कर ली थी, तो मैं गया था तो मालधन और हमारा जो शिल्पकार वर्ग था वो पूरी तरीके से मेरे कमिटमेंट में था। तो मुझे 4-1 हज़ार वोटों की और ज़रूरत थी, मतलब जीतने के लिए। और ना वो तो मेरी रिश्तेदारी है वहाँ, हाँ वो मेरा भी तो घर है ना, मेरे घर के शीर्ष पर न मेरा गांव जो है रामनगर के एक प्रकार से शीर्ष पर ही, वहीं से होकर के आते हैं इधर की तरफ को या नीचे से ऊपर, और फिर मैं बचपन से वहीं रहा हूँ। मेरा निरंतर संपर्क रहा है रामनगर से। ऐसा नहीं है कि जैसा कुछ लोग कह दे रहे हैं कि किसी ने खेत सजाया 5 साल, अरे 5 साल औरों ने सजाया, मैं भी तो जाता आता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और जो मेरे साथ कमिटेड तरीके से लोग थे वो भी थे। देखो संजय नेगी 16 कितने वोट ले आया, कुछ शायद 14-15 हज़ार जो भी वोट लाया है निर्दलीय लड़ करके। तो इसका अर्थ यह है कि मेरा गणित सीट के विषय में गलत नहीं था, लेकिन पार्टी की सामूहिक फैसले को मानना पड़ता है। सामूहिक फैसला ये किया इन लोगों ने जिन परिस्थितियों में गया, मैं तो बड़े भारी मन से गया था रामनगर को। रास्ते में खबर आई तो चल दिया लाल कुआं जो है। अच्छा, वहाँ जब मैंने देखा कि भाई हमारी ये बेटी तो मान नहीं रही है, तो मुझे लगा, मैंने कहा ये तो गलत हो गया, क्योंकि मुझे इम्प्रेशन ये दिया गया था कि सब मान गए, सब वेलकम कर रहे हैं। एक व्यक्ति से मेरी बात भी करवा दी गई थी, तो मुझे लगा यार ठीक ही, जब ये कहा जा रहा है और ये कहने वाले लोग बड़े जिम्मेदार लोग थे, अब आज उन पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है किसी पर जो है। लेकिन जब ये बात आई
तो मेरे सामने जब मैंने देखा विपरीत है तो मैंने फिर प्रभारी महोदय को टेलीफोन किया। मैंने कहा साहब देखो मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ यहाँ से, जिसको कहते हो मैं उसको एक टिकट सौंप देता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी बेटी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और मुझे लगा है कि कुछ ये लग रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ तैयारियाँ की थी उनके सपोर्टर जो हैं वो लोग हृदय से मुझको स्वीकार नहीं कर पा रहे, उनका मन नहीं मान रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने आदर्श गढ़ रखे हैं। तो उन्होंने भी ठीक है, इनका झगड़ा नहीं तो चलेगा कैसे, हम इनको मनवा लेंगे। और यदि आप इस समय आप ना कहेंगे, सब प्रचारित हो गया, आप यहाँ पहुँच भी गए, अब आप नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी के लिए तो ये चुनावी शुरुआत ही सारी खतरनाक हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब तो ये तो हार की बराबर। बल्कि उनसे मैंने साफ शब्दों में कहा, मैंने कहा कुछ हो मुझे नहीं चुनाव हारना है, मैं यहाँ हार रहा हूँ। हाँ, ये कह करके मैंने कहा मैंने कुछ बात नहीं करनी है, और आप सुबह मुझे बताइएगा, मैं सुबह टेलीफोन करूँगा, जिसको आप कह देंगे उसको करेंगे। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल गई अपने आप, चिंता रही होगी कहीं मन में। और जब मैंने उनके शब्दों पर भी गौर किया प्रभारी महोदय के, और मैंने अपने आप भी स्थितियों को, आखिर बच्चा तो हूँ नहीं, तो मैंने राजनीतिक स्थिति देखा। मैंने कहा हरीश, तुमने जो है अब पार्टी को खतरे में डाल दिया है, तुमने, ये तुम्हारी मूर्खता थी, तुम आ गए, तुम ना कह सकते थे, ऐसा नहीं था कोई मुझको ज़बरदस्ती भेज देते यहाँ, मैं ना कह सकता था। तो जब तुमने आ गए हो यहाँ, तुमको फिर लाल को आना नहीं चाहता, तुम मना करते थे। क्या आपको लगा? अच्छा, तो मैंने कहा जब तुम आ गए हो यहाँ, तो अब जो है चाहे चुनाव लड़ना जहर गटकने जैसा हो तो गटको। लेकिन 4-5 दिन बाद मैं भावनात्मक रूप से लालकुआ को मैंने इतना अनुकूल पाया अपने, मुझे लगा कि मैं एक मॉडल विधानसभा बना सकता हूँ इसको। देखिए वहाँ सबसे बड़ी है ज़मीनों की अधिकारिता का, मालिकाना हक का सवाल, एक बड़ा सवाल है पूरी तराई में, पूरे भाबर में ये सवाल बहुत बड़ा है, और राजस्व गाँव का सवाल है, और दूसरे सवाल है। मैंने कहा मैं इसका हल निकाल दूंगा। अच्छा, दूसरा जो है, गौरा नदी अभी केवल एक चीज़ के लिए उपयोग में लाई जा रही है, खनन के लिए। वो उस नदी से, उस नदी को मल्टीपर्पज़ नदी के रूप में बदला जा सकता है, और उसके लिए ज़मरानी डैम से लेकर के, मतलब उससे भाबर की समस्याओं का सॉल्यूशन वहीं से निकाला जा सकता। तो मुझे लगा यार आई कैन डू इट। अब हमारा वो स्टेडियम उतना बड़ा भारी खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा यहाँ यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल दें तो ये पूरा एरिया चमचमा जाएगा। उसी प्रकार से वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। मैंने जब वहाँ की खेती देखा, और मेरे बिना कहे गुड़ वहाँ एक इंडस्ट्री के रूप में, घर घर में गुड़ खाते हैं लोग। तो मैंने लगाया यार मुझको, मैंने कहा ये तो जो जिस मॉडल पर मैं सोचता हूँ, ये तो जैविक खेती और जैविक दूध उत्पादन आदि आदि का एक मॉडल हो सकता है। तो मैं वहाँ भावनात्मक रूप से रम गया, और बल्कि मैंने 6-7 तारीख को फिर अपना एक दस्तावेज़ कि मैं यदि बनूंगा तो क्या करूंगा, तब निकाला। नहीं तो पहले तो मैं खुद ही ना, मैं मतलब मानसिक रूप से मैं ये मान लिया था मैंने कि नहीं गलती हो गई है करके। लेकिन फिर 4-5 दिन घूमने के बाद, देखो लोगों से बातचीत करने के बाद लगा कि ये ऐसा मॉडल हो सकता है जहाँ से मैं उत्तराखंड के लिए एक अच्छा विकास का मॉडल लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूँ। यहाँ से सॉल्यूशन असल में उत्तराखंड के लिए किस तरीके से उत्तराखंड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यहाँ लोगों के लिए किस मॉडल के आधार पर हर हाथ एक सम्मान मिले, काम मिले, सम्मान मिले, एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। तो उसके लिए वहाँ वो विधानसभा मॉडल है। मैं आज भी हार गया हूँ और बुरी तरीके से हारा हूँ, लेकिन मैं लालकुआ को देखता हूँ सपनों में भी कि यार यदि कोई इसको कैसा बना दे, मतलब दूसरे लोग हैं, अब तो भाजपा के हाथ में है। हाँ, मोहनदा है, मोहनदा तो बहुत अच्छा, और मैं समझता हूँ यदि इलेक्टोरल मेरिट के हिसाब से इज बेटर देन माई सेल्फ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा, लेकिन
आगे जो वहाँ के लिए करना है उसके हिसाब से जब मैं अब भी मेरे ध्यान में कभी कभी आता है, इतना मैं भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ गया था। लेकिन अब चुनाव की यथार्थता तो बैलेट बॉक्स है। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से, अब ये थोड़ा कड़वे सवाल हैं, जिस तरीके से रंजीत रावत जी ने आपके ऊपर आरोप लगा दिए कि भाई टिकट जो है वो बेच दिए, उनके मैनेजरों ने पैसे वापस किए, कुछ ये किए, आपको नहीं लगता इस तरीके के आरोप, और जिस तरीके से आपने खुद कहा कि इस उम्र में मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना, तो फिर तो होलिका दहन कर दो। मैंने इसीलिए कहा है, कांग्रेस देखो, कांग्रेस को सोचना है, यदि है तो करे। अब भाई, अब मैं तो ये समझ ही नहीं पाया, सबके पास है लिस्ट कि किसने किसकी वकालत की। यदि उस लिस्ट से लग रहा है कि ये फला व्यक्ति ने मुझसे खरीदा है टिकट, तो उस व्यक्ति का नाम बता देना, ये व्यक्ति है जिसने हरीश रावत से टिकट खरीदा है। कोई बता दे मुझे। क्या मैंने वकालत की होगी गोविंद सिंह कुंजवाल जी की, या किसी की, मेहर की, या दूसरों की, और लोगों की, जो भी है, तो कोई मुझे बता देना कि भाई ये इसने खरीदा आपसे। मैंने जिनकी वकालत की है उनके नाम सारे उत्तराखंड को सबको मालूम है। अब बाकी मैं भाई कह दिया किसी ने, मैं उस पर वाद विवाद में नहीं जाता। मैंने अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया है, बाकी तो पार्टी जाने, लोग जाने, जो जाने। लेकिन लोग जाने, यदि लोगों को लगता है कि पड़े में 2 लात मारने से ही कोई पहलवान होता है, तो बहुत सारे लोग मार रहे हैं। हम तो हारे हैं, हारे हुए सेनापति को तो हमेशा जो है या तो जेल में जाना पड़ता है या लातें खानी पड़ती है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि किसी को लात मारने से उनका नेतृत्व बन रहा है, उनकी समझदारी बन रही है, तो और लात मारे। क्या आपको गाली देने से लोग नेता बन रहे हैं? यदि बन रहे हैं तो मैं उनको, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि कुछ और लोग भी सम्मिलित हो जाए वो गाली देने में। मुझे नेता बनते हैं तो अच्छी बात है, और उत्तराखंड को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यदि मुझको गाली देने वालों को नेता बनाता है तो बनाए ना, तो कम से कम नेता तो मिल जाएंगे उत्तराखंड को। एक दूसरी बात और है, जिस मुद्दे से आप लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, मुझे लगता है वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा था। वो शायद कहाँ से उछल के आया, और अब ये प्रचारित किया जा रहा है कि भाई एक व्यक्ति अरेंद्र शर्मा को हराने के लिए हरीश रावत कैंप ने अकील से ये बयान दिलवाया है। क्या अकील आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, या फिर, हालांकि जो फोटोएं आ रही हैं वो तो इतर आ रही हैं। भाई, मैं तो लाल कुआं में खुद ही फंस गया था। हाँ? या जो भी था, अब मैं उसको ये क्यों कहूँ फांस दिया, मैं फंसा हुआ था। मुझको तो दूसरे दिन तब मालूम पड़ा कि ये ऐसा कोई बयान दिया गया है, और अखबारों में उसकी बड़ी आलोचनाएं छपी हैं, जब वो सज्जन जो है मेरी बेटी के चुनाव क्षेत्र में पर्यवेक्षक बन करके पहुंच गए। तो इसका मतलब है मैंने बयान दिलवाया, या उनसे मैंने वो अकल सिखाई उनको। यदि ये लोगों का कहना है तो ये भी कह दें कि अपनी बेटी को हराने के लिए भी हरीश रावत ने उसको वहाँ भेजा था करके। बहरहाल, मैंने यूनिवर्सिटी वाला मामला, देखो ये कुछ नहीं है, ये तो कांग्रेसियों के आपस में नासमझी है। सत्यता ये है, भाजपा ने गढ़ा था, हमने जो अपना चक्रव्यूह बना दिया था उसको भेदना भाजपा के लिए असंभव था। उत्तराखंडियत हमारी रक्षा कर रही थी। हमने उत्तराखंड के स्वाभिमान, संस्कृति आदि का एक ऐसा अभेद चक्र बना दिया था। तो उसको भेदने के लिए ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अस्त्र गढ़ा गया, और ये प्योरली भाजपा की मानसिकता से पैदा हुआ। एक अखबार जिसमें मेरा बयान, वो अखबार कहीं से छपता ही नहीं है, मैंने पता करवा लिया, वो तो है ही नहीं, अखबार ही नहीं है, लेकिन भाजपा के सोशल मीडिया में है, भाजपा के पेज में है। और उसको भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक ने उसको क्या इतना अकील
इतना बड़ा आदमी है कि अखिल कि प्रधानमंत्री जी उसके बयान को कोट करें? नहीं, बताइए ना। यदि अखिल ने मांग कर दी, मैं कहता हूँ कितने मामलों को उठाते हैं प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री गणों ने, भाजपा के नेतृत्व ने, गृह मंत्री ने जगह जगह ताबड़तोड़ मीटिंगें करके उसको क्यों उठाया? इससे बिल्कुल लगता है कि ये सब ऑल वेयर मैन्युफैक्चर्ड एंड इंजीनियर्ड बाई बीजेपी। लेकिन सैंसपुर में जितना मैं जानता हूँ, आपके करीबी जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें एक गुलजार मैं मानता हूँ, उनके अलावा राकेश नेगी जो युवा नेतृत्व है उनको जानता हूँ। अकील तो मैंने कभी भी नहीं देखा, जो शायद इस समय मैं 3-4 लोगों के लिए कह रहा था। मैं, ये सही बात है कि मैं आर.एन. शर्मा के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसने पिछली बार हमारे अध्यक्ष को हराया था। यद्यपि आज अध्यक्ष ही जो है दल बदल कर गए हों, वो अलग बात है, लेकिन सत्यता ये थी कि पार्टी के अध्यक्ष को हराने के लिए जिस तरीके से किया गया, मैं उसको पुरस्कृत करने की मैं समझता हूँ ये बहुत गलत निर्णय था। मगर पार्टी का निर्णय था, हो गया निर्णय। और मैं स्पष्ट तौर पर यदि गुलजार कोई बयान दे तो मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। गुलजार जो है उसको कह सकते हैं लोग कि हरीश रावत है। और इस समय में राकेश नेगी और एक चौहान हैं और एक लक्ष्मी हैं, मैं कह रहा था इनमें से किसी को कर लो, हिंदू करने हैं तो इनमें से कर लो। और बल्कि मैंने कहा नहीं तो जो है एक जो है गुलजार को, बल्कि मैं ये कह रहा था कि भाई तुम अध्यक्ष बना दो, इसको कार्यकारी अध्यक्ष बना दो, ताकि मुसलमान भाइयों की भी भावनाएं हैं, आखिर वो भी तो एक बड़ी संख्या में है ना। आप कैसे उनकी बातों को, और कांग्रेस जैसी पार्टी यदि केवल परहेज करने लग जाएगी, परहेजवाद से काम लेगी, तो ये देश टूट जाएगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलना है, मगर उसके लिए मैं ये मूर्खतापूर्ण चीज़ हूँ। और फिर मैं तो दूध का जला था, एक झूठ पहले भी तो गढ़ा था इन्होंने नमाज वाला है? तो मैं दूध का जला हुआ था, मैं कहाँ से इस बात पर, तो मेरा कहीं दूर दूर से कोई वास्ता इस बात से नहीं। एक अंतिम सवाल, जिस तरीके से आप इस बार चुनाव हारे और कांग्रेस भी हारी, अब क्या आपको लगता है राजनीति आपकी कैसी रहेगी? और क्या बीजेपी वाले तो कई लोग तो आपको ये भी सलाह देते नज़र आ रहे हैं कि भाई संन्यास ले लीजिए, आपको नहीं लगता है अब क्या आप संन्यास लेंगे, या अभी भी आप जो हैं उसी राह पर चलेंगे जैसे हरीश रावत पिछले कई सालों से चलते हैं? देखिए, राजनीति तो मैं चाहूँगा पार्टी विचार करे कि देखो एक दिन तो हर किसी को रिटायर्ड होना है और किसी नई लीडरशिप को खड़ा करना है। तो उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक जो हमारे विचारों का एजेंडा है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ उत्तराखंड का सॉल्यूशन उसी में है। सुने न सुने, बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी बातें लोगों ने नहीं सुनी है, लोगों के ऊपर पत्थर मारे हैं उनके जीवन काल में, लेकिन कभी न कभी उत्तराखंड हमको याद करेगा कि एक आदमी था जो कहता था और हमने उसको नहीं अपनाया, और आज हमारी तकलीफ़ों का कारण जो है उसकी बात को न सुनना या उसको डस्टबिन में डाल देना रहा है करके। तो इसलिए हम अपने उस काम पर रहेंगे, उस सोच पर कायम रहेंगे, उसको और स्ट्रेंथन करेंगे, बिना हतोत्साहित किए स्ट्रेंथन करेंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि बजाय ये सब तरीके के, मैं जानता हूँ क्यों ये बयान दिलवाया गया, किसने दिलवाया है, मैं जानता हूँ ये खरीद फरोख्त वाला ये वाला। तो इस तरीके के बयानों से अरे अपमानित करने के बजाय मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड के कांग्रेस जन एक दिन जुटे, एक आध माला वाला ला करके मुझे बुला ले और माला पहना के कहेंगे भाई साहब ये गेट तक हम आपको छोड़ आए हैं, गेट तक छोड़ दे मुझको। अरे 55 साल बाद सरकारी नौकरी में भी जो है कुछ सालों बाद आदमी को शॉल वॉल पहना करके मोमेंटो दे करके विदा करते हैं, तो आखिर इस पार्टी की मैंने भी तो कुछ अच्छी बुरी जो भी सेवा की हो। अब लोग कह दे रहे हैं कि अफीम चटा देते हैं, मुंह बना देते हैं, और मैं कह रहा हूँ भगवान जैसी अफीम मैंने उनको चटाई है, ऐसी अफीम चटाने का हुनर मुझको देना तो सबका कल्याण हो जाएगा, जनता को भी मैं चटा। और जिनको अफीम चटाई कह रहे हैं, आप देखो गोविंद सिंह कुंजवाल, महेंद्र सिंह मेहरा से लेकर के हेमेश खरकवाल जो है
आपके जो है मयूख महर, हरीश धामी, पाल, सब जो है ये हमारा मनोज है और लोग हैं, कई लोग हैं। ये सब लोग जो है मेरी तो अफीम चटाए हुए लोग हैं। काश ऐसी अफीम चटाने का हुनर औरों के हाथ में भी पैदा हो जाए तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे लोग जो है, कम से कम जो है। एक अंतिम सवाल सर, हरिद्वार ने हमेशा आपको स्ट्रेंथन करने का काम किया है। आपकी बेटी को इस बार हरिद्वार ने मौका दिया है विधानसभा पहुंचने का, किस तरीके से? मैं हरिद्वार का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो एक बार सांसद बना था, उस बार भी उनका उपकार था। और मैंने जो कुछ किया उसके बाद इस बार जिस तरीके से उन्होंने मेरी बेटी को चुनाव जिता दिया, असंभव चुनाव था वो। और आज मैं समझता हूँ 40 साल से कांग्रेस वहाँ कभी जीती नहीं है। हाँ, और मैं खुद हार गया था। मैं उस सीट को जीतने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ से चुनाव लड़ा था। मैंने सोचा शायद मैं मुख्यमंत्री के आलोक आभास के साथ जो है इस सीट को कांग्रेस के लिए जीत लूँगा करके। मैं अपने लिए नहीं लड़ा था, कांग्रेस के लिए जीतने के लिए लड़ा था, क्योंकि वो कांग्रेस के असंभव वाली से उसमें थी। तो हरिद्वार की कृपा थी, उन्होंने कहीं मेरे ऊपर दया भाव रखा, मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया, उसको किया। अब तो मैं अपनी बेटी से अपेक्षा करूंगा कि उनके इस आदर भाव को ज़िंदगी में हमेशा बनाए रखे। ये थे हरीश रावत जी, जिन्होंने काफ़ी कई बातों पर अपनी बात रखी हैं। कुछ कड़वी बातें, कुछ मीठी बातें और कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो शायद हरीश रावत जी को सच में हरीश रावत बनाते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।